हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आपको पता है मैं नहीं छोड़ सकती। तो ठीक है, जाने दो। तुम अपनी बेकरी चलाती रहो और तुम्हारे आगे पीछे सिक्योरिटी का इंतजाम रहेगा। बच्चे वैसे ही स्कूल जाते रहेंगे। तो फैसला हो चुका था सभी का। आदित्य अकेले ही इंडिया जाने वाला था। अचानक वापसी। आदित्य अकेला ही भारत पहुंचा। उसने अपने पहुंचने की सूचना पहले से घर पर नहीं दी थी। जब वो अचानक घर पहुंचा तो सभी उसे देखकर हैरान रह गए। वो सबसे मिलकर सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। निशा कहाँ है? वो नहीं आई तुम्हारे साथ? तुम अकेले ही आए हो? धर्मपाल जी ने पूछा। हाँ, मैं भी देख रही थी। मुझे लगा शायद वो बाहर होगी, मगर बाहर तो कोई नहीं है, अनीता जी ने कहा। नहीं, मैं अकेला ही आया हूँ। वो कुछ दिन और बाहर रहना चाहती थी, तो मैंने कहा ठीक है, रुक जाओ। मगर तुम उसे साथ ले ही आते। बहुत दिन हो गए हैं उसे गए हुए। हमें उसकी बहुत याद आ रही है, धर्मपाल जी बोले। मैंने तो कहा था, मगर वो नहीं मानी। उसने कहा जहाँ अच्छा लग रहा है वहीं रहना चाहती हूँ। चलो कोई बात नहीं, रहने दो उसे वहाँ। बहुत दिनों बाद तो वो कहीं इतने सुकून से रुकी है, अधिराज ने कहा। सही बात है। आदित्य जवाब दिए बिना अपने कमरे में चला गया। आदित्य भैया ने तो हमें 2 मिनट भी नहीं दिया जो बैठकर बात करते, नैना ने तंज कसते हुए कहा। भाई अभी थके हुए हैं, कोई बात नहीं, बाद में बात कर लेंगे। किसी ने समझाने की कोशिश की। हाँ, और जब बात करेंगे तो शाम को पीकर, फिर तो उन्हें होश ही नहीं रहेगा, नैना ने जानबूझकर चुपते हुए कहा। मगर थोड़ी देर बाद आदित्य कपड़े बदलकर नीचे आ गया। अब तुम कहाँ जा रहे हो? अभी आए और अब फिर से निकलने की तैयारी? धर्मपाल जी ने पूछा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मगर आज तो संडे है, हम सभी भी घर पर हैं, अधिराज ने कहा। कोई बात नहीं, मुझे संडे को ही काम करना होता है, कहकर आदित्य बिना किसी और से कुछ कहे घर से बाहर चला गया। आदित्य भैया हमेशा एटीट्यूड में रहते हैं, किसी को जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते, नैना ने फिर एक ताना मारा। भाई को काम पसंद है, इसलिए। अब तो रात को लौटेंगे पीकर ही, नैना। फिर वही पुरानी बातें दोहराई गईं। आदित्य अपने ऑफिस पहुंचा। उसने अपनी टीम को पहले से ही अलर्ट कर दिया था। टीम मनोहर लाल का पूरा बायोडाटा निकाल लाई थी। उस पर नजर रखो और उसके सारे गलत कामों की वीडियो बनाओ। हमारे पास सबूत होना चाहिए, एक भी कसर ना रहे, आदित्य ने सख्त लहजे में कहा। ठीक है सर, हमने तो वैसे भी बहुत से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। आदमी पूरी तरह से भ्रष्ट है, हर वक्त कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता है, एक टीम सदस्य ने बताया। और जो मैंने तुमसे कहा था, अनीता राजवंश और मनोहर लाल के बीच कोई संबंध है, उस बारे में क्या पता चला? वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला। सर, हमने उनकी पुरानी कॉल डिटेल्स निकलवा ली हैं। ये सच है कि अनीता मैडम और मनोहर लाल के बीच करीब 7 साल पहले लगातार बातचीत हुई थी। उन्होंने एक दूसरा नंबर भी इस्तेमाल किया था जिससे बात होती थी। डरो मत, जो भी पता है सब बताओ, मुझे पहले से सब मालूम है, मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता हूँ। मनोहर लाल ने अनीता मैडम के कहने पर खन्ना फैमिली पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। वो लड़का मेहर खन्ना, जिसे निशा मैडम के लिए पसंद किया गया था, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और कौन था राजवंश परिवार में जो अनीता के साथ था? अनीता जी के साथ कोई प्रत्यक्ष तौर पर नहीं था, मगर लगता है कि नैना मैडम को कुछ बातें पता है। हमने नैना मैडम के कॉल डिटेल्स भी चेक किए हैं। उनका मनोहर लाल से सीधा कोई संबंध नहीं है, मगर नैना जी के फादर वो मनोहर लाल को जानते हैं। हमें ये भी पता चला है कि अनीता जी को मनोहर लाल से मिलवाने वाला भी वही था। ठीक है, इस बारे में पूरी सच्चाई पता करो। और हाँ, अब एक और केस इन्वेस्टिगेट करना है, आदित्य की आवाज में संकल्प था। जी सर, बताइए। आज से कई साल पहले मेरे जन्म के वक्त मेरी माँ की मौत हो गई थी। काम थोड़ा मुश्किल होगा, मगर तुम लोगों को इस केस की तह तक जाना होगा। पता लगाओ कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी और क्या अनीता राजवंश का इससे कोई लेना देना था। सर, क्या आप आराध्या राजवंश की मौत की बात कर रहे हैं? सामने वाले की बात सुनकर आदित्य चौंक गया। तुम क्या जानते हो इसके बारे में? आदित्य ने पूछा। बहुत कुछ जानता हूँ सर। मतलब? वो आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से बोला। जहाँ से स्लो पॉइजन खरीदा गया था, वहाँ मेरे पापा काम करते थे। वहीं से अनीता मैडम ने स्लो पॉइजन खरीदा था। धीरे धीरे वही जहर आपकी माँ के खाने में मिलाया गया। इसी वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और अंततः उनकी मौत हो गई।
तुम्हें ये सब इतना डिटेल में कैसे पता चला? असल में जब मैं आपका केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब आपका नाम आदित्य राजवंश सुनकर मेरे पापा चौंक गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कौन है। जब मैंने बताया कि ये धर्मपाल राजवंश के बेटे हैं तो उन्होंने आपके नाना नानी का नाम लिया और कहा कि जब वो दवा की दुकान में काम करते थे तब एक औरत आई थी जिसने स्लो पॉइजन खरीदा था। दुकान के मालिक को सब कुछ पता था। मैंने तभी उस लाइन पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की और मुझे ये कन्फर्म हुआ कि वो औरत अनीता राजवंशी थीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। असल में जब मैं आपका केस इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब आपसे बात करते हुए जब मैंने आपका नाम आदित्य राजवंश लिया तो मेरे पापा ने सुन लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आदित्य राजवंश कौन है। जब मैंने उन्हें बताया कि आप बिजनेसमैन धर्मपाल राजवंश के बेटे हैं तो उन्होंने कहा ये वही है ना, और फिर उन्होंने आपके नाना का नाम लिया। इसके बाद उन्होंने मुझे एक पुरानी घटना बताई। उन्होंने कहा कि जब वे एक दवा की दुकान में काम करते थे तब एक औरत वहां स्लो पॉइजन खरीदने आई थी। दुकान का मालिक उस घटना के बारे में पूरी तरह जानता था। उसी जानकारी के आधार पर मैंने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन गहराई से की तो पता चला कि वो औरत अनीता राजवंशी थी। आदित्य ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम मुझे पूरी बात विस्तार से बता सकते हो? तुम्हारे पापा को इतना सब कुछ कैसे मालूम हुआ? वो आदमी बोला, बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मैं अभी अपने पापा से आपकी बात करवा सकता हूँ। उसने अपने पिता को कॉल किया और फोन आदित्य को पकड़ा दिया। फोन पर उस आदमी के पिता ने कहना शुरू किया, बात ये है बेटा कि मैं एक दवा की दुकान पर नौकरी करता था। वहाँ कभी कभी एक औरत आती थी जो हमेशा दुकान के मालिक से ही बात करती थी। उसने कभी किसी और से कोई बातचीत नहीं की। मैंने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि वो क्या लेकर जाती थी। एक दिन वो औरत आई और बोली, शायद आज आखिरी बार आई हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दुकान मालिक ने पूछा, काम हो गया क्या? वो औरत मुस्कुराई और बोली, बस समझो होने ही वाला है। वो बच्चा तो अब दूध भी नहीं पी रहा। वही बच्चा मेरा आखिरी सहारा है। अगर वो बच्चा जिंदा रहा तभी मेरा काम होगा। उसने एक छोटा पैकेट दुकान मालिक को दिया और बोली, काम हो जाने के बाद और मिलेंगे। वो औरत चली गई। उसने जो दवाई ली थी उसके बारे में मैं जानना चाहता था। मैंने देखा कि उसने जिस जगह से दवाई ली वहाँ एक और शीशी भी पड़ी थी जिसमें जहर था। तभी मुझे शक हुआ और मैंने उसका पीछा किया। धीरे धीरे मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा। मैं पुलिस के पास जाने की सोच रहा था, लेकिन तभी आपकी माँ की मौत हो गई और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। ऐसे में अगर मैं पुलिस के पास जाता भी तो क्या सबूत देता? इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा और वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन आज इतने सालों बाद मैं आपको ये सब बता रहा हूँ। आदित्य ने गंभीरता से पूछा, क्या आप ये सब पुलिस के सामने कह सकते हैं? बिल्कुल, मैं पूरी सच्चाई बयान कर सकता हूँ। क्या आपके पास उस दुकान के मालिक का पता है? वो आदमी अब कहाँ रहता है? दुकान तो उसने अब बंद कर दी होगी, लेकिन वो कहाँ रहता है इसका पता मुझे है। तो ठीक है, आप उसका पूरा एड्रेस मुझे नोट करवा दीजिए। अब वही आदमी बताएगा कि पूरी सच्चाई क्या है। अनीता के खिलाफ वही सबसे बड़ा सबूत होगा और मेरी माँ को आखिरकार इंसाफ मिलेगा। आदित्य ने फिर उस व्यक्ति से कहा, अनीता राजवंश के खिलाफ वैसे भी हमारे पास कई सबूत हैं। बहुत जल्द उनका पर्दाफाश हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मगर हमें अभी कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहिए। हमारी एक भी गलती से वे लोग चौकन्ने हो सकते हैं। सही कह रहे हो, कहकर वो व्यक्ति चला गया। शाम को आदित्य घर पहुंचा। डिनर में अभी थोड़ा समय था। घर की मेड ने आदित्य से पूछा, सर क्या चाय बना दूं? नहीं, मैं सीधा डिनर ही लूंगा, खाना जल्दी लगा देना, कहकर वो अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद कपड़े बदलकर लोअर और टी शर्ट पहनकर वो नीचे आ गया। सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। धर्मपाल जी ने मुस्कुराकर कहा, आओ आदित्य, आज तुम भी हमारे साथ बैठो। अभी आदित्य बैठा ही था कि उसका फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर कहा, ठीक है, मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ। फिर वो सबके साथ बात करने लगा। हाँ डैड, आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक तो हैं? धर्मपाल जी ने थोड़ी शिकायत भरी आवाज में कहा। हाँ, जैसे बड़ी फिक्र है तुम्हें मेरी तबीयत की। फोन करके कभी पूछते तक नहीं कि कैसे हैं डैड। अब आपके पास बैठकर पूछ रहा हूँ और कैसे पूछूं? बेटा ऐसे ही पास बैठा रहो, अच्छा लगता है। नैना ने जानबूझकर चुभने वाले लहजे में कहा। सही बात है, वरना भाई तो हमेशा पीकर ही बैठे रहते हैं। अब नहीं पीऊंगा, आदित्य ने शांति से जवाब दिया। सचमुच?
अधिराज ने ताज्जुब से पूछा। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। थोड़ी देर बाद आदित्य का फोन फिर से बजा। वो फोन लेकर साइड में चला गया और थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए लौट आया। क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हो भाई, कोई मिल गया है क्या? यही समझो, आदित्य ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। कोई नहीं, बहुत लोग मिल गए हैं। हमें खुशी तब होगी जब कोई एक मिलेगा, वो भी मिल ही जाएगा, आदित्य ने आत्मविश्वास से कहा। मैंने निशा को फोन किया था, उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, अनीता जी ने थोड़े उदास स्वर में कहा। मैं बात करता हूँ निशा से, वो आपका कॉल जरूर उठाएगी। पता नहीं, जब से वो लड़की वहाँ से गई है, पहले तो बात करती थी, अब तो उसने पूरी तरह दूरी बना ली है। अनीता की बात सुनकर आदित्य के मन में तूफान था। उसका मन कर रहा था कि वो सब सच बोल दे, कि यही उसकी करनी का फल है, मगर उसने खुद पर नियंत्रण रखा और कोई जवाब नहीं दिया। उसका फोन फिर से बजने लगा। दरअसल दोनों बच्चे बार बार कॉल कर रहे थे। वो साइड में जाकर बच्चों से बात करने लगा। अब सवाल ये उठते हैं, 1. अनीता ने छोटे आदित्य को जहर क्यों नहीं दिया? क्यों छोड़ दिया उसे? क्या वो उसका अपना बेटा था, या क्या उसके बचने से अनीता को कोई फायदा था? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनीता जी की बात सुनकर आदित्य को अच्छा नहीं लगा। उसका मन कर रहा था कि वो उनसे कह दे कि ये उसके पापों की सजा है जो उन्हें मिलने वाली है, मगर उसने अपने आप पर काबू किया। उसने अनीता की बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसका फोन बजने लगा। असल में दोनों बच्चे बार बार फोन कर रहे थे। आदित्य फोन लेकर किनारे चला गया और दोनों बच्चों से बात करने लगा। पापा, आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? फोन उठाते ही अदिति बोली। तभी अदा ने उससे फोन छीन लिया। आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? जब भी हम फोन करते थे आप बिजी होते थे। कर तो रहा था, अभी एक ही तो दिन हुआ है मुझे यहाँ आए हुए। तुम लोगों के कम से कम 100 कॉल आ चुके हैं, आदित्य ने उन दोनों से कहा। आदित्य की बात सुनकर दोनों चुप हो गईं और दोनों ने अपने मुंह सूंझ लिए। आदित्य बिना देखे ही समझ गया था कि दोनों रूठ गई हैं। आपको मेरे पास रहना है ना? माना ने फोन उनसे पकड़कर स्पीकर पर डाल दिया क्योंकि वो दोनों बात करने के लिए लड़ रही थीं। हाँ पापा, रहना है, दोनों साथ में बोलीं। तो फिर पापा, आप लोगों के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसलिए आपके साथ बात करने का टाइम कम मिलता है। चलो छोड़ो इस बात को, अब बताओ किस लिए फोन किया मुझे? मुझे आपसे स्पेलिंग पूछनी थी, अदिति बोली। ठीक है पूछो, उसने पूछा और आदित्य ने जवाब दिया। मुझे भी आपसे मैथ का होमवर्क पूछना है पापा, अदा ने कहा। तुम लोगों के पास मॉम है, फिर मुझे किस लिए पूछ रही हो? हमें मॉम से नहीं पढ़ना, मॉम काम करवाते हुए डांटती ज्यादा हैं। आप आएंगे तो हम मॉम की बहुत सी शिकायत लगाएंगी आपसे। मगर मुझे तो तुम्हारी मॉम से खुद डर लगता है, मैं तुम्हारी मॉम को क्या कह सकता हूँ? आदित्य उनसे हंसने लगा। बच्चे दोनों कोई ना कोई ऐसी बात कह देती थी जिससे आदित्य जोर से हंस रहा था। वो चाहे बाहर जाकर लॉन में बात करने लगा था, मगर उसकी हंसी की आवाज अंदर तक आ रही थी। लगता है आदित्य भाई बहुत खुश हैं। ऐसा क्या हो गया आखिर? नैना ने कहा। सभी का ध्यान उसी तरफ था। अच्छी बात है जो भी हुआ हो, धर्मपाल जी ने कहा। सही बात है, हमें जल्दी ही पता लग जाएगा कि असल में क्या हुआ है। लगता है भाई की लाइफ में कोई आ चुका है। देखते हैं भाई हमें उसे कब मिलवाते हैं, अधिराज ने कहा। वो आदित्य को खुश देखकर काफी खुश था। आदित्य बात करने के बाद अंदर आ गया। उसका फिर फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर कहा, प्लीज मैं थोड़ी देर बाद बात कर लूं आप लोगों से। अभी आदित्य को बैठे हुए 5 मिनट हुए थे कि फिर उसका फोन बजने लगा। कौन है? जो भी है कोई उससे बात कर लो पहले, धर्मपाल जी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है डैड, मैं आप लोगों से फिर बात करता हूँ। आदित्य उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। ये बात है, मैंने तो उसे छेड़ा था, ये तो सच में चला गया, धर्मपाल जी ने हंसकर कहने लगे। अनीता को पता नहीं चल रहा था कि ऐसा क्या हुआ फिजी में जो ये इतना खुश है, और दूसरी तरफ निशा भी वापस नहीं लौटी थी। उसके मन में कुछ खटक रहा था, मगर उसने कुछ भी नहीं दिखाया। वो हमेशा की तरह नॉर्मल बनी रही। फिर उसने एक्टिंग करते हुए कहा, क्यों आप मेरे बच्चे के पीछे पड़ जाते हो? अगर वो थोड़ा खुश हो गया तो आपका क्या जाता है? अनीता ने धर्मपाल जी से कहा। मॉम, पता है आप हमेशा भाई की ही साइड लेती हैं, अधिराज ने हंसकर कहा। फिर अधिराज ने नैना से कहने लगा, तुम्हारे दोनों बेटे घर आए जा, अभी तक नहीं आए, क्योंकि उनका घर आना तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। आप तो बस बहाना चाहिए मेरे बच्चों को कहने का। दोनों आ चुके हैं, घर पर ही हैं, नैना जी कहती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। कमरे में पहुंचकर आदित्य ने मनाल के फोन पर फोन लगाया। अच्छा, अब हो गए फ्री, शुक्र है आपको हमारी याद तो आई, मनाल ने कहा। तुम्हारे लिए तो जान में हमेशा ही फ्री हूँ। तुम बताओ क्या हुक्म है मेरे लिए? तो क्या आपको सचमुच मेरी बहुत याद आ रही थी?
कोई बातें बनाना तो आपसे सीखें, सुबह से इतने बिजी थे आप। वैसे मेरी दोनों राजकुमारियां कहाँ हैं? उनका होमवर्क हुआ या नहीं? तुम उनको डांटा मत करो, क्या हुआ अगर काम पूरा नहीं करेंगे तो, मगर प्यार से काम कराया करो तुम उन्हें। अपने फोन अपनी राजकुमारियों के लिए किए हैं या उनकी मॉम के लिए? दोनों के लिए किए हैं। अब तुम तीनों के बिना रहना बहुत मुश्किल है। मन चाहता है उड़कर तुम लोगों के पास आ जाऊं। कोई बात नहीं, हम आप ही के पास हैं। आंखें बंद करो और सोचो। ठीक है जान, ठीक है, बस यहाँ का काम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुम तीनों को यहीं ले आऊंगा। हमेशा मेरी आंखों के सामने रहोगे। वो लोग दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। अनीता ने अपने कमरे में जाकर निशा को फोन लगाने की कोशिश की। बेल तो जा रही थी, मगर निशा फोन नहीं उठा रही थी। उसे सचमुच निशा की फिक्र होने लगी। उधर मेहर निशा से बोला, फोन क्यों नहीं उठाती? तुम्हारी मॉम का फोन आ रहा है। उसे मेरी मॉम मत कहो, माँ ऐसी होती है, क्या अपनी ही बेटियों की जिंदगी से खेलती है और दूसरों की से भी। मुझे नफरत है उनसे। मगर जब तक आदित्य भाई पूरी बात इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, तुम्हें अपनी मॉम से बात कर लेनी चाहिए। एक बात पूछूं मैं तुमसे? निशा ने कहा। हाँ कहो। मेरी माँ ने तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम्हें लगता है मुझे उनसे बात करनी चाहिए? मुझे लगता है जब तक आदित्य भाई की सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती, सारी बातें नॉर्मल रहनी चाहिए। हो सकता है किसी और ने उनका भी फायदा उठाकर काम करवाया हो। जब तक पूरी बात क्लियर नहीं होती, मैं उनको पूरा दोषी नहीं मानता। मजबूरी और हालात बहुत कुछ कर देते हैं इंसान से। तुम इतने शांत कैसे रह लेते हो? मुझे तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो फिर मुझे लगता है हमारे बच्चे मेरे ऊपर जाने चाहिए, तुम्हारे ऊपर नहीं। मेहर हंसने लगा। सही कह रहे हो, वरना मुझे कैसे झेलेंगे? अगर मुझ जैसे होंगे, तुम जैसे होंगे तो ही मुझे झेल सकेंगे। निशा हंसने लगी। मैं भी चाहती हूँ कि अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए, निशा ने मेहर के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। क्या? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मैं भी चाहती हूँ कि अब हमें बेबी प्लान कर लेना चाहिए। अब हमें भी अपने छोटे छोटे बच्चे होने चाहिए, निशा ने मेहर के कंधे पर सिर रखते हुए कहा। हमारे बच्चों का स्वभाव तुम्हारे जैसा हो और चेहरा मेरे जैसा, मेहर ने मुस्कुरा कर कहा। क्यों, क्या मेरा चेहरा तुम्हें पसंद नहीं? मैं तो खुद को बहुत स्मार्ट समझता था, तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। उसने निशा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। अगर पसंद नहीं होता तो आज तुम्हारे साथ न होती, यूं तुम्हारी बाहों में न होती, किसी और से शादी करके अब तक 2-4 बच्चे पैदा कर चुकी होती। निशा ने चुटकी ली। सच है, मगर जो कशिश तुम्हारे चेहरे में है वो दुनिया में कहीं और नहीं है। मेरे लिए तो ये दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा है। मेरे बच्चे भी बिल्कुल इसी जैसे होने चाहिए, मेहर ने उसके चेहरे की ओर झुकते हुए कहा। दोनों की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थीं। वो एक दूसरे में खो ही रहे थे कि तभी निशा का फोन बज उठा। लगता है फिर मॉम का फोन है। मेरी मानो तो उठा लो, वरना वो हमें प्यार भी नहीं करने देंगी, बार बार फोन करती रहेंगी, मेहर ने हंसते हुए कहा। निशा ने फोन उठा लिया। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ निशा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? थोड़ा तो रिस्पॉन्सिबल बनो, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। अनीता जी नाराज थीं। मॉम, मुझे फोन का ध्यान ही नहीं रहता, मैं यहाँ बहुत व्यस्त हूँ, और वैसे भी अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आपको मेरी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किस बात में व्यस्त हो तुम, और ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का? मॉम छोड़िए ये सब, बताइए कॉल किस लिए किया था? मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है। अब घर वापस नहीं आना है क्या? आदित्य भी वापस आ गया है, कुछ दिनों में आ जाऊंगी, आपको आदित्य भाई ने बता दिया होगा। जब आदित्य वापस आ गया है तो तुम्हें भी आ जाना चाहिए, अनीता जी ने समझाने की कोशिश की। इस बीच मेहर का हाथ निशा की टी-शर्ट के अंदर सरकने लगा। उसकी हल्की शरारत पर निशा चौंक गई और हल्के से चीख पड़ी। उसकी आवाज फोन पर अनीता जी को भी सुनाई दी। क्या हुआ, तुम चीखी क्यों? सब ठीक तो है ना? हाँ मॉम, एक चूहा था, पैर पर चढ़ गया। आजकल जिस कमरे में रह रही हूँ वहीं घूमता रहता है, रात में भी तंग करता है, दिन में भी। निशा ने मुस्कुराते हुए मेहर की ओर देखा। मेहर ने नाराजगी से आंखें तरेरी। क्या आदित्य ने तुम्हें किसी अच्छे होटल में नहीं ठहराया? वहाँ चूहा कहाँ से आ गया? मैं अभी बात करती हूँ, तुम होटल बदल लो। अनीता को चिंता हो गई। प्लीज माँ, अब मुझे तंग मत कीजिए, निशा ने कहकर फोन काट दिया। फोन रखते ही मेहर मुस्कुराया। क्या मैं तुम्हें चूहा लगता हूँ? क्या मुझ में और चूहे में कोई फर्क नहीं दिखता तुम्हें? निशा खिलखिला उठी।
और नहीं तो क्या, मेरे प्यारे चूहे हो तुम, कहते हुए उसने मिहिर के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। दोनों फिर एक दूसरे में डूबने ही वाले थे कि इस बार मिहिर का फोन बज उठा। लगता है आज के दिन हमारे साथ यही होना है, कभी तुम्हारा फोन कभी मेरा। जब भी हम पास आने लगते हैं कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है। बिल्कुल सही कहा, निशा ने सिर हिलाया। फोन आदित्य का था। मिहिर ने कॉल उठाया और आदित्य से बातें करने लगा। निशा बिस्तर से उठी और वार्डरोब से एक खूबसूरत सिल्क की नाइटी निकालकर पहन आई। उसे इस रूप में देखकर मिहिर खुद पर कंट्रोल नहीं रख पा रहा था। फोन पर बात करते हुए कहा, जीजू अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो क्या मैं बाद में बात करूं? एक जरूरी काम है। आदित्य हंस पड़ा। ठीक है मिहिर, जब फ्री हो जाओ खुद ही फोन कर लेना, कहकर उसने फोन काट दिया। मिहिर ने खड़े होकर निशा को बाहों में उठा लिया, गोल गोल घुमाने लगा और फिर उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। क्या बात है, आज मेरे पति कुछ ज्यादा ही रोमांटिक मूड में हैं। अगर बीवी इतनी हॉट और सेक्सी हो तो पति रोमांटिक क्यों ना हो। मिहिर उसके होंठों पर किस करने लगा। निशा ने भी अपनी आंखें बंद कर लीं। प्रिय पाठकों से अनुरोध, अगर आपको ये सीन और कहानी पसंद आ रही है तो कृपया मुझे फॉलो करें, कमेंट करें। आपकी राय मेरे लिए महत्वपूर्ण है। रेटिंग दें ताकि मैं और अच्छा लिख सकूं। नए रीडर्स का स्वागत है, शुरुआत से पढ़ना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। बच्चों की सो जाने के बाद मनाल ने आदित्य को फोन लगाया। मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? थोड़ा मेरे बारे में भी तो सोच लिया करो। आदित्य ने शिकायती लहजे में कहा। क्या करूं, तुम्हारे ये दो शैतान। अगर ये दोनों सो जाएं तभी तो तुम्हें फोन कर पाऊं। दोनों की बातें ही खत्म नहीं होती। हर वक्त बस तुम्हारे बारे में पूछते रहते हैं। पापा हमसे दूर क्यों थे, फिर मिलकर फिर से दूर क्यों चले गए? क्या वो दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे? क्या पापा हमें अपने साथ ले जाएंगे? पूछो मत, बड़ी मुश्किल से सुलाया है आज उन्हें। मनाल ने थके और भावुक स्वर में जवाब दिया। जानता हूँ माना, मुझे भी उन दोनों की बहुत याद आती है। मन करता है उड़कर आ जाऊं। उनके मासूम चेहरे सुबह शाम मेरी आंखों के सामने घूमते हटते हैं। लगता है जैसे मेरी जान ही उनमें बसती है। आदित्य की आवाज भर आई थी। ठीक है, आपको मेरी याद नहीं आती, सिर्फ बच्चों की आती है। कोई बात नहीं, मत कीजिए मुझे याद। मैं भी अब ना आपके पास आऊंगी ना फोन करूंगी। माना ने तुनक कर कहा। तुम्हारी याद तो कभी सीने से जाती ही नहीं। तुम तो मेरी सांसों में बसी हो। मैं और तुम अलग अलग थोड़े ही हैं। अदा और अदिति में भी तुम्हारी ही परछाई है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। लगता है जैसे आप बिजनेसमैन आदित्य राजवंश नहीं बल्कि शायर आदित्य राजवंश हैं। सही कह रही हूँ ना मैं? माना मुस्कुरा कर बोली। जो तुम्हें अच्छा लगे वही समझ लो जान। अब वो दिन जल्दी आएगा जब तुम मेरी बाहों में होगी, हम चारों साथ होंगे। उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। अब तुम लोगों के बिना रहना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल बच्चों की तरह बात कर रहे हो। सब जल्दी हो जाएगा। आज तुम्हें फिर वही कॉलेज वाला आदित्य लग रहा है। फिर दोनों देर रात तक एक दूसरे से बातें करते रहे। आदित्य अनीता राजवंश के खिलाफ कदम उठाने से पहले कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि हर सबूत उसके पास हो। उसने पूरी तहकीकात कर ली थी। दवाइयों की दुकान का मालिक ढूंढ निकाला था। कई दिनों तक उसकी गतिविधियों पर नजर रखवाई। समझा कि वो कैसा आदमी है, उसकी कमजोरी क्या है और कैसे उससे सच कबूल करवाना है। आदित्य को अंततः उसकी कमजोरी मिल गई। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है और आदित्य ने उसी पर वार किया। वो आदमी जो पहले झिझक रहा था आखिरकार पुलिस के सामने टूट गया। उसने स्वीकार किया कि अनीता उसकी बहन की सहेली थी। एक दिन बातचीत में जब अनीता ने जहर का जिक्र किया तो उसने बिना सोचे पैसे के लालच में दवा दे दी। आदित्य ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाकर उसकी गवाही के साथ अनीता के खिलाफ सारे सबूत जुटा लिए थे। हालांकि घटना को कई साल बीत चुके थे, मगर अब भी कुछ कड़ियां साफ थीं। माना और मेहर के केस में भी अनीता की संलिप्तता सामने आ चुकी थी। आदित्य ने पुलिस के सामने मनोहर लाल और अनीता के गठजोड़ के पूरे सबूत पेश किए। जब मनोहर एक बार पकड़ा गया तो उसने तोते की तरह सब कुछ उगल दिया। अगले दिन दोपहर को पुलिस ऑफिसर आदित्य के साथ राजवंश हवेली पहुंचा।
धर्मपाल जी दरवाजे पर ही मिल गए। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? पुलिस क्यों आई है? कोई परेशानी तो नहीं है? उन्होंने आशंका से पूछा। उन्हें डर था कि कहीं आदित्य किसी मुसीबत में न फंस गया हो। पापा, अधिराज कहाँ है? क्या वो घर पर है? आदित्य ने पूछा। अभी कुछ देर पहले ही बाहर गया है। क्या हुआ? प्लीज बैठिए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, पुलिस ऑफिसर बोल पड़ा। धर्मपाल जी और भी परेशान हो गए। बोलिए ऑफिसर, आप लोग यहाँ किस लिए आए हैं? हमारे पास आपकी पत्नी मिसेस अनीता राजवंश के खिलाफ ठोस सबूत हैं। हमें उन्हें गिरफ्तार करना है। क्या क्या किया है मेरी पत्नी ने? आप लोग जरूर किसी गलतफहमी में हैं। धर्मपाल जी के चेहरे पर चिंता छा गई। पापा, अगर एक बात होती तो समझ आता। पहले उन्होंने आपकी पहली पत्नी आराध्या राजवंश को जहर देकर मारा, फिर मनोहर लाल के साथ मिलकर माना और मेहर को बर्बाद करने की साजिश रची। उन्होंने खन्ना फैमिली को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए कि मेहर निशा से शादी करना चाहता था। क्या कह रहे हो तुम? उनका तो एक्सीडेंट हुआ था, सब मर गए थे, लाशें तक नहीं मिली थीं। वो सब जिंदा है पापा। क्या जिंदा है? तो कहाँ है वो लोग? अपने देश से बहुत दूर, अपनी पहचान, नाम सब कुछ बदलकर, क्योंकि आपकी पत्नी मेरी सौतेली माँ उन्हें मारना चाहती थी, और तो और मुझे भी खत्म करने की साजिश कर चुकी थी। ये सब तुम पहेलियों में क्यों कह रहे हो बेटा? सीधे सीधे सब बताओ। धर्मपाल जी लड़खड़ाते हुए सोफे पर बैठ गए। उनका दिल बैठा जा रहा था। और अगर ये प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया नंबर 1 फॉलो करें, नंबर 2 कमेंट करें, नंबर 3 रेटिंग दें। आपके शब्द मेरे लिए प्रेरणा हैं।